कहाँ तक की बात थी अपनी बेटा? मॉड्यूल में था कुछ? नहीं। ईएलपी कौन सी? 8। चलो पढ़ लेते हैं फिर, छोड़े अब इसको। एक चक्ति जिसकी त्रिज्या कुछ अपने को दे रखी थी और ये था समय। चलिए, ओके। एक क्वेश्चन है, इस तरीके से अपने को बोला है कि ये 0.5 मीटर और 1 मीटर दो अलग अलग त्रिज्याएं हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। और यहां पर अपने को कहा आई ए बटे आई बी का मान का अनुपात भी दे दिया। बेटा शांत हो जाए। इनका अनुपात भी अपने को दे दिया है। और अब परिस्थिति क्या है कि ये जो डिस्कें हैं ये उस प्रकार से हैं, वो होती नहीं वो डिस्कें जिनमें खांचे खांचे से ऐसे होते हैं, इस तरीके से। और यहाँ पर ये कुछ ऐसे रहती है, ये खांचे आपस में एक दूसरे में फंसे रहते हैं, है ना। उससे होता क्या बेटा कि अगर ये चकती एक घूमेगी तो साथ के साथ दूसरी भी घूमेगी, वैसी परिस्थिति है। ऐसा, इस तरीके से ये बाकी भी बना लेना। अब क्या होता है कि ये अगर चकती ये वाली, अगर ध्यान से देखना, मैं अगर इस वाली चकती को ऐसे घुमाता हूं तो इसके साथ जो ये बड़ी वाली चकती फंसी हुई है ये कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी ना। अगर इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो ये वाली एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी और फंसे रहेंगे ये जो इसके खांचे हैं ना, ये आपस में फंसे रहेंगे ऐसे। मतलब यहां पर ये खांचे अगर उतर गए तो घूमना घुमाना बंद हो जाएगा। समझ गए ना। तो खांचों को इस तरीके से फिक्स किया है कि वो फंसे रहेंगे। और वहां से अब अपने को बताना है सबसे पहली चीज कि ये घूमेगी कुछ ऐसे और ये घूमेगी कुछ ऐसे, हाँ या ना। तो आपको ओमेगा ए और ओमेगा बी का अनुपात बताना है। सोचो। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा? तो कॉन्सेप्ट लगेगा कि जिस जिस जगह पर ये दोनों चकतियां एक दूसरे के संपर्क में है वो ये वाला बिंदु है कि नहीं है। हमने कहा कि ये खांचे उतरने नहीं चाहिए, एक साथ चलने चाहिए, खांचों में खांचे फंसे रहने चाहिए। उसके लिए जरूरत क्या है कि इस स्पर्श रेखी, इस बिंदु का, परिधि के इस बिंदु का जो स्पर्श रेखीय वेग होगा, इस चक्ति बी के भी इसी बिंदु का सेम उतना ही वेग होना चाहिए। जो बिंदु संपर्क में है उनके वेग क्या होने चाहिए? समान। अगर एक बिंदु का वेग ज्यादा रहा तो क्या हो जाएगा? यहां पर फिसलन हो जाएगा, यानी ये खांचे उतर जाएंगे। ये भी तेज नहीं हो सकती, ये भी तेज नहीं हो सकती, दोनों को साथ में ऐसे बिल्कुल स्मूथ। यानी जो स्पर्श रेखा, यानी जो स्पर्श बिंदु दोनों चक्कियों का है, उसका स्पर्श रेखीय वेग क्या होना चाहिए? समान। सही बात। तो जब जब इस प्रकार की परिस्थितियां दी जाएंगी, हम क्या कहेंगे कि जो संपर्क बिंदु है उनके स्पर्श रेखीय वेग एक समान है, यानी वी ए बराबर।
अब इस चक्ति के लिए जब हम इस स्पर्श रेखीय वेग v की बात करते हैं तो क्या हम v बराबर ओमेगा आर लिख सकते हैं? तो यहां से क्या लिख देंगे, ओमेगा ए आर ए बराबर ओमेगा बी आर बी, और यहां से क्या हो जाना है, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी बराबर आर बी अपॉन आर ए, और आर बी आर ए का जो अनुपात है, आर बी कितना है 1, आर ए कितना है 0.5, तो कितना आ जाएगा 2/3। बिल्कुल इसी में आप एक दूसरा पॉइंट भी सॉल्व कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये भी बताइए। सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए तो हमेशा हम उस प्रकार का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार की राशियों के बारे में हमें अधिकतम ज्ञान हो। तो यहाँ पर एक तो जड़त्व आघूर्णों का अनुपात दिया हुआ है और ओमेगाओं का अनुपात भी अपन ने निकाल रखा है। तो गतिज ऊर्जा का ऐसा फॉर्मूला जिसमें जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा आता है, क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि अपन जानते हैं ना, फॉर्मूला सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता जहां कोणीय संवेग संरक्षित रहता तो वहां पर हम क्या लगाते, एल स्क्वायर अपॉन 2i। समझ रहे बात को? फिलहाल यहाँ पर गतिज ऊर्जा के लिए हमने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाना उचित समझा, क्योंकि ये चीजें हम इस परिस्थिति में, इस सवाल में बेहतर जानते हैं। हाफ से आप काट दीजिए, आई ए अपॉन आई बी का मान कितना, 1/2, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी का मान कितना, 2/1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे 2/1। यही सेम परिस्थिति ऐसे सवालों में भी बनती है बेटे, कि अगर एक छोटा चक्का है और एक बड़ा चक्का है, और यहाँ पर इस प्रकार से वो होता है ना, एक पट्टा लगाकर इनको दोनों को घुमा देते हैं, जिसको गियर सिस्टम भी बोलते हैं, है ना, मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह में सब में ऐसा सिस्टम होता है। और यहाँ पर अगर इसकी त्रिज्या आर ए है, इसकी त्रिज्या आर बी है, तो स्पष्टतया आपको क्या नजर आ रहा है, आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। अब यहाँ पर भी अपन जानते हैं कि जब अपन यहाँ इस वाले पर जनरली अपन क्या करते हैं, ये वाली चीज छोटी बड़ी होती है, होता ऐसा है, ये मान लिया ये बड़ा है आगे जहां पर पैडल है, और ये वाला पीछे छोटा है जहां पिछला पहिया है, देखा होगा आपने पैडल वाला चक्का। फिर ये चेन यहाँ से यहाँ जाती है इस प्रकार से, ठीक है, इसको अपन बी बोल देते हैं और इसकी त्रिज्या आर बी, इसको अपन ए बोल देते हैं, इसकी त्रिज्या आर ए। हम क्या चाहते हैं कि जब हम साइकिल चलाएं तो हम पैडल मारें एक और पहिया घूमे ज्यादा बार, ताकि हमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े, कम थकान हो। सही बात है? तो उसी उद्देश्य से अब यहाँ पर इस सिस्टम को देखिएगा बेटा। हम जानते हैं साइकिल चलेगी कब, जब चेन उतरनी नहीं चाहिए। चेन उतरनी नहीं चाहिए का मतलब क्या है, कि चेन यहाँ इसमें खांचे में फंसी होती है ना चेन बेटा, यहाँ भी खांचों में फंसी होती है, अगर खांचों से बाहर निकल गई तो चेन उतर गई, मतलब अब पैडल देने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही होता है कि चेन का जो वेग अगर v है, तो यहाँ स्पर्श रेखीय वेग यहाँ भी क्या होगा v, और यहाँ भी स्पर्श रेखीय वेग चेन का क्या होगा v। इसको हम पता है वहां पर कंस्ट्रेंट मोशन में भी पढ़ते थे, कंस्ट्रेंट मोशन में भी हम ये बात कहा करते थे कि यदि कोई छड़ इस प्रकार से है, तो अगर ये छड़ एल लंबाई की है, तो इस छड़ के प्रत्येक बिंदु का इस दिशा में वेग क्या होना चाहिए, समान। उससे क्या होगा, इस छड़ की लंबाई अपरिवर्तित रहेगी। अगर आगे वाले बिंदु का वेग हो गया ज्यादा तो ये छड़ क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी। पीछे वाले बिंदु का वेग हो गया ज्यादा तो छड़ क्या है, सिमट जाएगी। और हम जानते हैं छड़ जिसकी लंबाई नियत कांस्टेंट रखनी है, बिल्कुल वैसे चेन फिक्स है। तो यहां पर इस बिंदु का वेग v, इस बिंदु का वेग v, और यहां पर अब अपन क्या लिख देंगे, ओमेगा ए आर ए बराबर ओमेगा बी आर बी। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी बराबर आर बी अपॉन
आर बी क्या है, छोटा है, तो ये अनुपात भी क्या है, छोटा आएगा, एक से छोटा। अब अगर आर बी छोटा है तो ओमेगा ए कम होगा ना बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा ए इज लेस देन ओमेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे ए को कम घुमाना पड़ेगा और बी ज्यादा घूम जाएगा। और मजे की बात देखो, अगर इस आर बी की त्रिज्या क्या हुई, आधी, इस ए के तुलना में क्या हुई, आधी हुई, तो यहां पर इन दोनों के अनुपात में क्या आ जाएगा, 1/2। यानी मुझे अगर इसमें एक चक्कर देना पड़ेगा तो उससे इसमें कितने चक्कर आ जाएंगे, 2 चक्कर। अगर मैंने इसकी तुलना में इसको और छोटा बना दिया, मान लो मैंने इसकी त्रिज्या की तुलना में इसकी त्रिज्या को 10 गुना छोटा कर दिया, तो 10 गुना छोटा कर दूंगा तो जब इसमें एक पेडल दूंगा तो इसमें 10 बार ये चक्कर घूम जाएगा। समझ रहे बात को, बिल्कुल वैसे ही अगर मैंने यहां पर इसको 100 गुना छोटा बना दिया तो एक पेडल दूंगा तो पहिया, समझ रहे। इसी तरीके से गियर वाली जब साइकिलें आती है तो उनमें आप कभी देखना कि यहाँ पर ढेर सारी अलग 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 चक्तियां यहाँ पीछे बनी होती है, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग, छोटी बड़ी, 5 गियर 6 गियर वाली साइकिल आती है। तो उनमें यही होता है, जितना बड़ा यहाँ पर अपना ये पिछला चक्का रहेगा उतना ही यहाँ पर इसका चलने का, इसके पिछले पहिए के रोटेशन उतने कम रहेंगे, और जितना छोटा चक्का करते जाएंगे रोटेशन उतने बढ़ते जाएंगे। तो हाई स्पीड में चलाने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, हाई स्पीड में चलाने के लिए बहुत छोटे चक्के पर गियर शिफ्ट करना पड़ता है। यानी जैसे ही गियर बढ़ता है त्रिज्या कम हो जाती है, जैसे ही गियर बढ़ता है त्रिज्या और कम हो जाती है। तो काफी बार मन में सवाल आता है कि सर फिर छोटा चक्का ही क्यों नहीं लगाते, सबसे छोटा ही लगा दो, बिल्कुल इत्तू सा लगा दो। क्योंकि अब जितना छोटा चक्का रहेगा इस पर बलाघूर्ण उतना ही कम उत्पन्न होगा, क्योंकि बल तो आप एफ लगा रहे हो ना। अब बल एफ लगा रहे हो, त्रिज्या छोटी है, तो टॉर्क बराबर आर एफ इंटू आर। अगर बहुत छोटी त्रिज्या रखी तो बलागुण भी उतना ही, और बलागुण अगर बहुत कम उत्पन्न हुआ तो साइकिल चलाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है जितना छोटा पहिया लोगे, जितना छोटा ये पीछे वाला गियर लोगे, उतना साइकिल को चलाना कठिन है। पर एक चक्कर के बाद यहां पर 10 चक्कर भी आ जाएंगे। यानी जितना ज्यादा हम यहां पर क्या चाहते हैं, जितने ज्यादा एक चक्कर के बजाय 10 चक्कर चाहते हैं तो 10 गुना छोटा रखना पड़ेगा, पर 10 गुना छोटा रखने के लिए बल भी 10 गुना ज्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर मैंने इसको बड़ा रखा, मान लो इसके तुलना में ये आधा ही है, तो आधी त्रिज्या है ना, तो आधी त्रिज्या है तो यहां एक चक्कर तो यहां, पर यहां पर बल भी कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्या जितनी बड़ी रहेगी बलाघूर्ण उतना ज्यादा उत्पन्न होगा। दोनों कॉम्प्रोमाइज। इसीलिए क्या होता है, गियर शिफ्टिंग कब होती है, जब हम हाई स्पीड में चलने लग जाते हैं। जब एक बार हम अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेते हैं और हमें अधिक बलागुण की आवश्यकता नहीं रह जाती, तो हम इसको कहां ले आते हैं, छोटे गियर। अरे हाँ भैया, चलो अधिक विस्तार से किसी को जानना हो तो बाहर संपर्क कर लेना। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा लोटनी गति। वाली साइकिल नहीं देखिए बेटा, कोई बात, कोई बात नहीं। डॉक्टर बन के साइकिल लेगा, गियर वाली साइकिल, मेरा सपना था गियर वाली साइकिल लेगा। हाँ, जापान में साइकिलें बड़ी मस्त मिलती है भाई। एक तो मंगवा ले वहां किसी तेरे भाई भाई से, कोरियर करवा दे। लोटनी गति अंग्रेजी में इसे बोलते हैं रोलिंग मोशन, ROLLING, रोलिंग मोशन। आप फिलहाल बस ये सवाल यहां तक लिख लो, ये गियर वियर का इन सब का कोई बनाने का ज्यादा मतलब नहीं, ये तो सब सिर्फ एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। आगे बस अपन तुरंत हेडिंग पे बढ़ जाते हैं, रोलिंग मोशन लोटनी गति। जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी बेटा, तो हम सबसे पहले दिन वो स्लाइड में मैं कुछ लेके आया था, मैंने कहा था बहुत जरूरी बातें नहीं है, फिर मैंने कहा था जब जो जरूरत की बातें हैं वो हम फिर से दोबारा से पढ़ेंगे समझेंगे। तो कुछ विशेष बिंदु मैं वहां पर अब ध्यान दिलाता हूं। मैंने कहा था कि बेटा गतियां जब हम यहां पर देखते हैं तो उनको 3 प्रकार से विभाजित कर रहे हैं। पहला, शुद्ध स्थानांतरी, समझते हैं स्थानांतरी।
दूसरा शुद्ध घूर्णन, जिसमें अक्ष क्या रहेगी, फिक्स, और उस फिक्स अक्ष के सापेक्ष वस्तु क्या करेगी, सिर्फ। और तीसरा मैंने कहा था कि कंबाइंड, स्थानांतरी प्लस घूर्णन, जिसमें वस्तु के पास स्थानांतरी भी गति होगी और अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति भी होगी। और इसी को समझने का बेहतर आइडिया मैंने क्या दिया था, मैंने कहा था कि अगर अक्ष भी गतिशील है और अक्ष के सापेक्ष पहिया भी घूम रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन, मिक्स स्थानांतरी प्लस घूर्णन गति। तो हम सबसे पहले यही बात कर रहे हैं कि यदि किसी भी इस प्रकार से घूर्णन कर सकने वाली वस्तु, घूर्णन कर सकने वाली वस्तुओं से क्या समझते हैं बेटा, पहिए नुमा आकृति, वलय, चकती, गोला, बेलन, ठोस बेलन वगैरह सब आ जाते हैं, है ना। पहिए के रूप में हम कभी किसी आयताकार पट्टिका या वर्गाकार पट्टिका का इस्तेमाल नहीं करते, समझ रहे। तो हम चूंकि यहां पर लोटनी गति की बातें कर रहे हैं तो लोटनी गति में विशेष रूप से उपयोग में ली गई ज्यामितियां होगी कैसे आकार में, गोलाकार या वृत्ताकार। और यहां पर हम कह रहे हैं कि यहां इसके पास क्या क्या है, दोनों मिक्स गतियां हैं, यानी प्रत्येक बिंदु स्थानांतरी गति भी कर रहा है, साथ के साथ यहां पर इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष। हम जानते हैं अगर पहिए के थ्रू मुझे घूर्णन दिखाना है तो ज्यामितीय अक्ष के अनुदिश ही अक्ष बनानी पड़ेगी। अगर मैं यहां अक्ष बना दूंगा तो क्या गाड़ी में ये पहिया घूम पाएगा, अक्ष कहां बनानी पड़ेगी, बिल्कुल केंद्र पर, तो जाकर कहीं ये पहिया बेहतर उस गाड़ी में अपना काम कर पाएगा। तो हमने कहा दोनों मिक्स गतियां यहां पर है। एक तो ये यहां पर अपने केंद्र, अपनी ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष किसी ओमेगा से घूम रहा है, किसी ओमेगा से घूम रहा है, और साथ में साथ यहां पर इसके प्रत्येक बिंदु के पास क्या है, एक स्थानांतरी गति भी है, इस प्रकार से। और प्रत्येक बिंदु का जो स्थानांतरी वेग होता है वो क्या होता है, समान। तो हम इसी वेग को क्या कहते हैं, VCOM। क्योंकि स्थानांतरी गति की परिभाषा हम इसी प्रकार से दिया करते थे, हम कहते थे कि कोई वस्तु स्थानांतरी गति करेगी यदि उसके प्रत्येक बिंदु का वेग क्या होगा, समान। अगर ये ऊपर वाले बिंदु का वेग हुआ ज्यादा, नीचे वाले का हुआ कम, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। स्थानांतरी गति, रेखीय गति तभी संभव है जब प्रत्येक बिंदु समान दिशा में समान वेग से गतिशील हो। तो मैंने कहा शुद्ध स्थानांतरी गति के रेस्पेक्ट के लिए हमने कहा प्रत्येक बिंदु के पास इतना समान वेग VCOM जरूर पाया जाएगा। आती बात समझ में। और इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष इसके पास क्या है, ओमेगा भी। यानी कुल मिलाकर हमने यहां पर ये कहा कि अगर मैं इसको तोड़ूं, इसको अलग अलग करूं, तो यहां पर एक तो क्या है, शुद्ध स्थानांतरी गति, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरी वेगों को दिखाएंगे। और एक यहां पर इसकी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, यानी ये घूर्णन अक्ष अगर है तो यहां पर सिर्फ हम ओमेगा को दिखाएंगे जिसकी त्रिज्या R है। अब मैं यहां पर कुछ बिंदु विशेष नाम दे देता हूं। ये सबसे ऊपरी बिंदु को हम A कह देते हैं, केंद्र को O कह देते हैं, इसको B कह देते हैं। एक रैंडम पॉइंट हमने लिया जिसको P बोल दिया, निचले बिंदु को C, और इस वाले बिंदु को D हमने कह दिया है। तो जो बिंदु यहां पर थे स्थानांतरी गति में, हमने प्रत्येक बिंदु को समान वेग समान दिशा यानी एक्स अक्ष की दिशा में प्रदान करा दिया। अगर हम यहां पर इस गति में शुद्ध घूर्णन गति की बात करते हैं तो शुद्ध घूर्णन गति के मुताबिक यहां इस बिंदु O के पास, ये अक्षीय है बेटा, और जब कोई भी चीज घूमती है ओमेगा के कारण तो इस बिंदु के पास इस ओमेगा के कारण क्या होगा, इस स्पर्श रेखीय दिशा में एक वेग होगा जिसे क्या कहा जाता है, ओमेगा आर। जहां आर ये वाली त्रिज्या है, ओमेगा इसके घूर्णन का वेग है केंद्र के सापेक्ष। जब हम इस बिंदु की बात करेंगे तो देखो बेटा ये घूम रहा है ना स्पर्श रेखीय दिशा, तो यहां स्पर्श रेखीय दिशा किधर आएगी, नीचे।
इसका परिमाण कितना रहेगा? यहां बिंदु सी पर स्पर्श रेखीय दिशा है ना, पीछे बोल देंगे, है ना, और यहां पर ऊपर, इस प्रकार से। यानी इसके सापेक्ष ये पूरा चक्का यूं घूमे जा रहा है ना बेटा। अब ये घूमे जा रहा है तो इसके पास इधर, इसके पास इधर, इसके पास इधर, इसके पास इधर, और अगर यहां किसी बिंदु पी के पास बोलूं तो स्पर्श रेखीय दिशा में स्थित है। और मैंने ये बोल दिया कि जो बिंदु पी है वो यहां से कितने कोण पर है? तो यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं कि ये भी थीटा ही होगा, मत पूछना क्यों होगा, तो आप कर सकते हैं। तो इसके क्षैतिज के साथ ही साथ ये कोण कितना? थीटा। और यहां भी इसका परिमाण कितना बेटा? ओमेगा। तो अब मैं कहता हूं कि अगर इन दोनों को हम क्लब करके यहां पर लोटनी गति की बात कर रहे हैं, यानी लुढ़कती किसी वस्तु, एक तो होता है किसी वस्तु को मैंने फिसला दिया, वो फिसलती जाएगी, बिल्कुल ऐसे ऐसे फिसल कर चल जाएगी। एक होता है किसी चीज को मैंने घुमा दिया, वो घूमती रहेगी अपनी जगह पर। एक होता है मैंने उसको इस प्रकार से चलाया कि वो घूम भी रही है और चल भी रही है, आगे भी बढ़ रही है, उसे हम क्या कहते हैं? लोटनी। तो वही चीज हम यहां पर जब देखना चाह रहे हैं तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि अगर मुझसे पूछा जाए कि बिंदु ए का वेग, कुल वेग क्या है, वास्तव में यहां पर बिंदु ए का वेग क्या है, तो उस बिंदु ए का वेग लिखने के लिए आपको स्थानांतरी गति प्लस शुद्ध लोटनी, शुद्ध घूर्णन गति का योग करना पड़ेगा। और आप पाएंगे यहां पर कि इसके पास स्थानांतरी गति के हिसाब से क्या है? VCOM किस दिशा में, और इसके पास यहां पर घूर्णन गति के कारण क्या है? ओमेगा किस दिशा में? आई क्या है। हाँ के ना? अगर हम यही चीज बिंदु बी के लिए पूछ लेते हैं तो बोलिए बेटा, बिंदु बी स्थानांतरी गति में आई दिशा में, और यहां पर घूर्णन गति में माइनस ओमेगा आर जी। बताइए बात हजम होती है कि नहीं? कोई दुख? तो अगर मैं यहां पर इसी प्रकार से वी ओ पूछना चाहूं बेटा, वी आई क्या, और जीरो, क्यों? क्योंकि ये क्या है? केंद्र अक्ष, और यहां पर आर, और आर जीरो, तो यहां पर इसका कोई रेखीय वेग नहीं होगा। सही। और अगर यहां पर पूछा जाए वीसी, तो VCOM माइनस ओमेगा आर, अरे हाँ, पीछे ये वाला, आगे ये वाला, पीछे, कुल मिलाकर इस बिंदु सी के पास ये वेग है। और इसी प्रकार से VD, आगे ना। और अगर मैं पूछूं P बिंदु का वेग, बोलिए, VCOM आई कैप प्लस ओमेगा आर, और ये कोण कितना है? थीटा। तो क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा आर कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जी कैप। माइनस क्यों आया बेटे? इसका एक घटक तो क्षैतिज वाला प्लस एक्स में, एक घटक नीचे नीचे। समेटना चाहे अगर अपन आई घटकों को तो कर सकते हैं, ऐसा कर सकता हूं ना, आई आई वाले घटकों को एक साथ हम लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से, और माइनस ओमेगा आर साइन थीटा जी। कुछ ये बातें यहाँ पर बनती है, हम आएंगे इन मुद्दों पर आएंगे, पहले मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो सुनिएगा, हम यहाँ पर क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बेटा शुद्ध लोड की गति, शुद्ध लोड की गति, जिसको अपन यहाँ पर कहते हैं प्योर रोलिंग। एक कागज दे दे मुझे, एक पेंसिल दे दे, कागज कोई भी बेकार सा चलेगा, ऐसा नहीं यार ये कच्चा कागज, वो मुड़ जाएगा, वो मतलब बहुत बिल्कुल ऐसा फ्रेश ताजा कड़क कागज चलेगा।
पेंसिल पेंसिल पीछे मरेगा। तो बेटा यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अब कोई भी घूर्णन करती वस्तु ही हमारे लिए यहां काम करेगी, चकती, डिस्क, तार, जो भी। और हमने यहां पर कहा कि हमारे पास कोई सतह होगी, तो मान लिया ये कोई इस प्रकार से एक सतह है, सही बात। और इस सतह पर हमने कहा कि प्रारंभ हम यहां से कर रहे हैं इस निचले बिंदु से, ठीक है। और ये यहां पर हमने इस निचले बिंदु का प्रारंभ बना दिया, ये रहा। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो बहुत बढ़िया है ना, कम से कम समझना नहीं पड़ेगा। और दिख रहा है तो समझ लो। तो यहां पर हमारे पास ये चकती है बेटा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम कहना चाह रहे हैं कि यहां पर इस चकती के लिए, कि अगर ये चकती सिर्फ चलती है तो ये चकती ऐसे चलेगी, बिल्कुल ऊपर की लिखी चीजें ऊपर ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इसको क्या कहेंगे, शुद्ध स्थानांतरी गति। और यहां पर इस निचले संपर्क बिंदु पर क्या आपको घर्षण लगता नजर आएगा? हाँ, क्योंकि ये बिंदु क्या हो रहा है, आगे की ओर घिसट रहा है, आगे की ओर घिसट रहा है, क्योंकि इसके पास v, यानी इस बिंदु के पास भी आगे की ओर क्या है, v है। और v है, आगे की ओर गतिशील है, तो सतह, निचली सतह के रेस्पेक्ट में इसकी चलने की प्रवृत्ति किधर है, आगे। और चलने की प्रवृत्ति के विपरीत घर्षण किधर लगेगा, पीछे। इसको कहते हैं घिसटना, स्लिपिंग। दूसरा, कि अगर ये सिर्फ घूम रहा होता तो ये यूं घूम रहा होता बेटा, यानी यहां पर अब इसमें क्या होगा, अभी भी इस संपर्क बिंदु पर घिसटन है कि नहीं है, ये घिस रहा है कि नहीं घिस रहा है, घिस रहा है। और ये संपर्क बिंदु किधर की तरफ चलने की प्रवृत्ति रख रहा है, पीछे। पीछे देखो आप किसी भी संपर्क, जैसे इस वाले बिंदु को हमने यहां पर अंकित किया था, तो देखो जब यहां से इसने सिर्फ घूमना प्रारंभ किया तो ये वाला बिंदु किधर जाता पकड़ा गया, पीछे, पीछे। तो घूमने के कारण ये संपर्क बिंदु किधर की ओर गति कर रहा है, पीछे, दिख भी रहा है, पीछे। और अगर ये संपर्क बिंदु पीछे की ओर गति करता है तो घर्षण किधर लगेगा, आगे। यहां जब ओमेगा आर है तो घर्षण की लगने की दिशा किधर पाई गई, आगे। घर्षण के लगने की दिशा आगे। और जब सिर्फ वी है, सिर्फ स्थानांतरी गति है, तो किधर पाई गई, पीछे। और हम जिसको कहना चाहते हैं क्या, शुद्ध लोटनी गति, उसमें हम क्या कहेंगे कि गति हो इतनी प्यारी हो कि ये बिंदु घिसटे ही ना। मतलब पता है कैसे, ध्यान से देखना बेटा, इधर वाले भी ऐसे। जो भी संपर्क में है, जहां जहां मैंने उंगली से पकड़ा है, क्या मेरी उंगली को छोड़कर आगे भागने की कोशिश कर रहा है, या वहां स्थिर बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है भाई। ये पॉइंट मेरी उंगली वाला स्थिर बना हुआ है, आगे तो बाकी पॉइंट जा रहे हैं। ये पॉइंट जब यहां आगे आ जाएगा, ये ऐसे जा रहा है इस प्रकार से, इस तरीके से ये यहां चलता चला जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे संपर्क बिंदु पहले ये था ना बेटा, तो जैसे इसने आगे घूमना प्रारंभ किया संपर्क बिंदु बदल गया। यानी जो बिंदु सी बनेगा, वो बिंदु सी कोई एक पॉइंट नहीं बनेगा, हर स्थिति में बिंदु सी बदलते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। इसने कहा कि मैं बिंदु सी हूं, थोड़ी देर बाद इसने कहा चल मैं तो चला ऊपर, अब तू बिंदु सी बन जा, अब तू बिंदु सी बन जा। ऐसे बिंदु सी अलग 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 बनते जाएंगे, पर जिस भी बंदे को बिंदु सी बनने की जिम्मेदारी मिलेगी, उसका काम क्या रहेगा कि उसको फिसलना नहीं है, ना उसको आगे फिसलना है, ना उसको पीछे फिसलना है। शुद्ध लोटनी गति का मतलब यह है कि इस धरातल के सापेक्ष उस बिंदु सी को क्या रहना है, स्थिर। क्योंकि तभी जब ये आगे चलेगा तो अपने को बिना घिसटे हुए ये गति होती नजर आएगी। और देखो ये बिंदु सी वापस कहां आ गया बेटा, जमीन पर। और यही पूरी दूरी अगर आप नापेंगे ना,
तो यही पूरी दूरी अपने को कितनी मिलेगी, 2πr। और यही पूरी परिधि भी कितनी है, 2πr। यानी बिना घिसटे जब चीज चलती है तो यहां पर अपने को ये परिधि पर मौजूद बिंदु, और परिधि पर मौजूद बिंदुओं में भी जो धरातल के संपर्क में वाला बिंदु है, वो बिंदु अपने को धरातल के सापेक्ष स्थिर चाहिए होता है। उसको कहते हैं लुढ़कना, जहां घर्षण के लिए कोई जगह नहीं होती, घर्षण लगने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। घर्षण तो तब आता है जब वहां पर सापेक्षिक गतियों का प्रयास होता है, चीजें फिसलना चाहती है, घिसटना चाहती है। तो हम यहां से क्या कहते हैं कि जब शुद्ध लोटनी गति की बात होती है तो कंडीशन सबसे प्यारी, सबसे दुलारी, कि वीसी बराबर 0। धरातल बोल दो या संपर्क सतह के सापेक्ष। संपर्क सतह जो भी है उस संपर्क सतह के सापेक्ष। अब और मजे की बात देखना बेटा, यहां से जब ये बिंदु यहां तक ऐसे ऐसे गोल 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 घूमता यहां तक पहुंचा, तो बताइए इस चकती ने इसके सापेक्ष कितना कोण घूमा, 2π। अरे चक्कर तो एक ही हुआ है ना भाई लोग, तो कोण कितना घूमा, 2π। उस कोण को घूमने में रेखीय दिशा में ये आगे कितना बढ़ा, 2πr। यानी जो भी यहां पर ये चली गई दूरी, कुल दूरी है, ये किसके बराबर हमने कहा, 2πr के बराबर, और कोणीय विस्थापन कितना कहा, 2π। अब अगर मान लो आप कहते हैं कि शुद्ध लोटनी गति, शुद्ध रोलिंग मोशन नहीं है, तो वहां दो संभावनाएं हो सकती है, अशुद्ध लोटनी गति की दो संभावनाएं हो सकती है। या तो ये किधर की तरफ चलने में ज्यादा उत्साहित हो, आगे, मतलब चल तेज रहा है, घूम धीमे रहा है, तो ये संपर्क बिंदु का प्रभावी किधर जाने का प्रवृत्ति नजर आएगा, आगे की ओर। क्योंकि बेटा गौर से देखेंगे तो यहां पर अपने को दो चीजें नजर आ रही है सी बिंदु के पास, कि एक तो वेग इसे किधर लाना चाहता है, और ओमेगा आर, तो हमने यहां पर क्या लिखा, वीसी बराबर कुछ ऐसा लिखा कि नहीं लिखा। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर वीसी 0 हो तो ये क्या हो जाए, VCOM आई कैप माइनस ओमेगा आर आई कैप बराबर 0। और ऐसा कब होगा, जब VCOM बराबर ओमेगा आर। मानते हैं, मानते हैं। और अगर यहां पर इस वस्तु के पास VCOM ज्यादा रहा, तो इस बिंदु C के पास आगे की ओर क्या है, VCOM, पीछे क्या है, ओमेगा आर। अगर इसके पास स्थानांतरी वेग V अगर ज्यादा है और ओमेगा आर कम है, तो इस बिंदु के फिसलने की प्रवृत्ति किधर रहेगी, आगे, तो घर्षण लगेगा पीछे। हाँ के ना। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, ये घूमे, ओमेगा आर क्या है, कम, ओमेगा आर क्या है, अरे समझ पा रहे हो, ओमेगा आर क्या है, कम, और वी क्या है, तो ये चलेगा ज्यादा, घूमेगा कम। यानी जब ये एक चक्कर पूरा कर चुका होगा, उस स्थिति में इसके चली गई दूरी 2πr से ज्यादा मिलेगी, क्योंकि घूमने में एक पूरा कोण 2π चला, पर जब फिसलने की बारी आई तो फिसलने के लिए इसके पास वेग क्या पाया गया, ज्यादा, तो ये फिसला आगे, ज्यादा घूमा कम। यानी जब एक चक्कर पूरा ये चक्की कर चुकी होगी तो ये 2πr से ज्यादा विस्थापन तय कर लेगा। और वहीं अगर स्थिति उल्टी है, ये घूम रहा है तेज और चल रहा है धीमा, तो एक चक्कर यहीं पे कहीं पे पूरा हो जाएगा, हाँ के ना। यानी उस कंडीशन में जब ओमेगा होता है ज्यादा, तो यहां से चला गया विस्थापन जो होता है वो 2πr से कम होता है। क्या बोलते हो भाई लोग। इस दिशा में जब, इस कंडीशन में जब ओमेगा ज्यादा है
ओमेगा ज्यादा है तो ये बिंदु किधर फिसलने का ज्यादा प्रयास कर रहा है, पीछे, तो घर्षण किधर लगेगा। तो बड़ी प्यारी सी कंडीशन है। शायद मुझे अभी नहीं लिखना चाहिए, पहले अपन शुद्ध लोटनी गति के लिए कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। पॉइंट्स क्या उधर मैंने समझाए हैं वो मैं अगली स्लाइड में लिख देता हूं, बढ़िया रहेगा। मैंने क्या समझाया बेटा, मैंने कहा कि अगर यहां पर इस वस्तु के पास यहां जो VCOM है और यहां क्या है, ओमेगा है, तो जब VCOM इज ग्रेटर देन, तो ये बिंदु किधर फिसलना चाहेगा, आगे। तो घर्षण किधर कार्य करेगा, ये बिंदु किधर फिसल रहा होगा, किधर फिसल रहा होगा, किसके कारण, तो इस बिंदु पर घर्षण किधर लगेगा, और कौन सा, गतिक घर्षण, क्योंकि यहां पर फिसलन मौजूद है, फिसल रही है वस्तु, स्थैतिक नहीं, गतिक घर्षण लगेगा। और वहीं अगर इस वस्तु में हम कहते हैं कि जब यहां पर इसके पास VCOM जो है वो क्या है, छोटा, तो ये वस्तु किधर फिसल रही है, पीछे, तो घर्षण किधर लगेगा, कौन सा, गतिक घर्षण। इस परिस्थिति में चली गई दूरी s जो होगी वो क्या होगी बेटे, 2πr से, इस परिस्थिति में 2πr से कम। और यहां पर जो तीसरी परिस्थिति है जिसमें हमने कहा कि अगर दोनों क्या हो, बराबर, बराबर, तो अगर इस सी बिंदु पर दोनों यहां पर जब बराबर होंगे तो ये ना इधर फिसलने की प्रवृत्ति में होगा न पीछे फिसलने की प्रवृत्ति में होगा। जब नहीं फिसलने की प्रवृत्ति है तो घर्षण भी नहीं लगेगा और एस बराबर 2πr। ये मैंने फिलहाल वहां पर आपको समझाया, ठीक है। अपन वापस यहां आ जाते हैं। तो ये परिस्थिति है शुद्ध लोटनी गति के लिए। और शुद्ध लोटनी गति जिसमें हमने कहा VCOM बराबर ओमेगा आर। तो अगर अब मैं आपसे पूछता हूं बेटे, कॉफी होता ही है, पेस्ट वेस्ट कुछ होता था, सही, इसे कहते हैं जिंदगी का असली मजा। चलिए, तो हमारी जो बात है मैं वहां पर आपको फिर से लेकर आता हूं कि बेटे अगर यहां पर V बराबर ओमेगा आर है और अब इस परिस्थिति में हम VA VB VC इन सब की बातें, अगर ये क्या था, VA VB VC इन सब की बातें करते हैं, तो चूंकि V बराबर ओमेगा आर है तो इस ओमेगा आर को भी क्या लिख सकता हूं, V, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2VC। इस परिस्थिति में B और B का वेग कितना हो जाएगा बेटा, √2 VCOM, होगा कि नहीं होगा बेटा। एक आई कैप दिशा में है, परिमाण परिमाण लिख लेता हूं, दिशा को मैं यहां हटा ही देता हूं, दिशा आप सबको पता होगी भी नहीं है तो मैं यहां चित्र बना देता हूं। तो मेरा कहना यह है कि जब शुद्ध लोटनी गति हो रही है, ये बिंदु सी, ये बिंदु बी, ये बिंदु ए, और यहां पर कोई चुनिंदा बिंदु पी और ये बिंदु डी, तो यहां हमने ए के पास क्या पाया बेटा, 2VCOM। इसके पास एक वेग VCOM किधर, ओमेगा आर किधर, तो परिमाणात्मक इधर कितना, √2 VCOM। ये बात है जो समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ भैया, इसके पास जो आगे उतना पीछे, तो नेट 0। सही बात। इस O के पास सेम, क्योंकि O के पास वेग ही कौन सा है, सिर्फ एक, कौन सा, VCOM, है ना, तो उसमें तो कोई छेड़छाड़ हो भी नहीं सकती चाह कर भी, तो ये तो सेम ही रहा।
और VD वाला कितना हो जाएगा बेटा, VD के पास आगे कितना वेग, और ओमेगा आर किधर, ऊपर, वो भी कितना, सेम, VCOM बराबर ओमेगा, तो परिमाण इधर कितना, √2 VCOM। यहां तक की भी बात समझ में। इसमें एक पॉइंट ये भी होता है बेटा कि जब हम इस बिंदु को रेस्ट विराम पर देख रहे हैं और यहां से जब देखेंगे, जिस भी क्षण पर देखेंगे, हमेशा ये बिंदु जो धरातल के सापेक्ष अपने को शुद्ध लोटनी गति में कैसा नजर आएगा, हमेशा विराम पर। आप कहेंगे सर विराम पर कैसे, ये चल नहीं रहा है क्या? बेटा चल रहा है, पर जैसे ही ये आगे की ओर लुढ़कती है ये डिस्क, ये सी बिंदु बदल जाता है, और जैसे ही सी बिंदु बदल गया, अब जो नया सी बिंदु बनेगा वो इस गुण को फॉलो करेगा, यानी अब वो आ जाएगा विराम पर, तात्क्षणिक। मजे की बात यहां ये शब्द इस्तेमाल करना है, तात्क्षणिक, की हर कोई परिस्थिति यहां सिर्फ उस विशेष क्षण पर है। आप हमेशा के लिए नहीं कह सकते कि कोई इस पहिए का बिंदु विराम पर है, पहिए का कोई बिंदु विराम पर नहीं है। पहिए का जो बिंदु जिस क्षण धरातल के संपर्क में है वो उस परिस्थिति में विराम पर है। हाँ भैया, बिल्कुल। तो हम यहां से क्या कहते हैं कि जो यहां पर निचला बिंदु, संपर्क बिंदु, धरातल के साथ जुड़ा हुआ बिंदु है वो विराम पर है, और जो ऊपर सबसे ज्यादा दूर बिंदु है उसका वेग सबसे ज्यादा है। तो यहां पर वेगों का कुछ इस प्रकार का रिलेशन मिलता है, जो यहां है उसका वेग, जो यहां केंद्र पर ओ पर है उसका वेग, और यहां पर वेग 0। तो इस प्रकार से वेग परिवर्तित होते हमें समझ आते हैं, ऐसे। यानी इसका वेग सबसे ज्यादा, इसके नीचे अगर कोई बिंदु होगा तो उसका थोड़ा, किससे थोड़ा कम, 2 VCOM से थोड़ा कम, उसके बाद यहां थोड़ा और कम, फिर थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, और यहां आकर वो क्या रह गया, VCOM। यहां VCOM से भी और कम और कम और कम, और यहां अंततः 0। इसका यह भी मतलब होता है कि यहां C से, मान लो इस चकती में यहां इस प्रकार से ये C बिंदु है, और इस सी बिंदु का तो वेग कितना होना है, 0। अब यहां पर मान लो अलग अलग बिंदु है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। अब पूछा जाता है कि किस बिंदु का रेखीय वेग, कुल वेग सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा, और मैंने यहां पर अपनी इच्छा अनुसार 3 बिंदु बना दिए PQR। तो आपको चित्र में क्या दिख रहा है, सबसे दूर इस O से कौन है, O के वजह से क्या नाम दे दें, C, है ना। तो सबसे ज्यादा रेखीय वेग यहां किसका होगा, उसके बाद, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात। ये है कुछ विशेष बातें यहां तक की, ये वाली चीज समझ आई, है ना। तो अपन शुरू कहां से कर रहे हैं, यहीं से, ये लिखें। अच्छा यहां से लिखते हो तो, अरे तो अभी वहां जाने का फायदा क्या है, वो हटिए तो कुछ कारण होगा, और पॉलिसी है तो पॉलिसी को पहले तो बदला जाएगा। हर चीज का समाधान लड़ाई नहीं होता है, पहले जड़ को पकड़ो, किसने बोला है, कौन है ऐसा जिसको विशेष इस चीज से समस्या है, फिर उसको बताया जाएगा कि भाई तू टीचर है क्या, अगर वो टीचर है तो फिर उसको पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो, नहीं है, वो टीचर नहीं है तो फिर उससे बोला जाएगा कि आप कुछ नहीं करते हो तो आप शांत रहिए। वो सुबह से ही नहीं है क्या, हाँ तो फिर जरूर, फिर तो जरूर बैठक होगी, है ना? बिल्कुल, पहले पता तो लगे ना कि कौन है, कारण कौन है। हमारी मीटिंगों में खाने का कुछ नहीं होता भाई, मजाक नहीं कर रहा, एक सड़ी सी चाय होती है बस, वो भी इसलिए कि हम सुने, हम सो नहीं जाए।
क्या पंडित कहाँ है? पंडित ऐसा कह नहीं सकता यार। तेरे को मैसेज कर रहे हैं तो इधर करे ना, पंडित से बोल इधर मैसेज कर। तो वो तो कहाँ, यहाँ तो समझा नहीं सकते बेटा, यहाँ जैसे मैं कागज टच करूंगा हजारों लाइनें खिंच जाएगी। ये ऑटोमेटिक सेंसर है ना। अब बोर्ड का काम तो बोर्ड ही करेगा। ये पंडित अभी पंडित है क्या? अभी नाम का पंडित है क्या ये तो कोई और है। कैमरा कैसा ऑन कर? दूसरे की आईडी से पंडित जी लिख रहा है। तो पंडित घर से क्या समझ रहा है भाई, यहाँ आना। दम है तो सामने आके दिखा। अब नहीं भाई। काय बात के लिए? क्या कहा था? तो बंसल सर ने अगले दिन कहाँ खिलाया था? तो अगले दिन वाला शब्द मैंने मन में रख लिया था ना। हर कंडीशन, हर स्कीम के पीछे क्या होती है? टर्म्स एंड कंडीशन। अब स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशन तुमने पूछी नहीं मेरे से, मैंने बताई भी नहीं। क्या बोल रहे बेटा? तुम जापानी लोग टीवियां बेचते हो, उनमें भी तो टर्म्स एंड कंडीशन लिखते ही हो ना। उन्होंने भी तो लिखते ही हो ना कि टीवी गिराई तो वारंटी नहीं होगी। नहीं कहते? या यूं कह देते हो कि तोड़ो मोड़ो, कूद जाओ इस पे, नहा लो इस पे, वारंटी है। नहीं ना? एक बार तो जाके आना तू जापान यार, अब इतना फेमस अगर तुझे कर ही दिया है ना तो एक बार तो जाना ही चाहिए। पढ़ लो रे, ये कही है बात, बुजुर्गों ने बात अब कही है। क्यों थक रहा है ये पंडित यार? वही तो अभी कह रहा है, अभी तो बहुत दूर है। तेरे को भी नहीं आया क्या भाई? हाँ। पहले तो आप टुकड़ों में समझे, मतलब पूरी पूरी कहानी को एक साथ समझेंगे तो सब घिचपिच हो जाएगा। पहले हम एक जनरलाइज बात किए हैं। पहले तो सिर्फ हम ये समझे इस पूरे स्क्रीन पर कि गति है और दो प्रकार की गति है। किसी इस प्रकार के डिस्क नुमा आकृति के पास दो प्रकार की गतियां हो सकती है, जिनमें एक तो है सिर्फ स्थानांतरित गति। और मजे की बात इस स्थानांतरित गति की यह है कि प्रत्येक बिंदु के पास समान वेग समान दिशा में होगा। इसलिए जब जब हमने स्थानांतरित गति को लिखा, वीसीओएम आई कैप से लिखा। जो बदलती हुई परिस्थिति है वो किसके लिए है? घूर्णन के लिए। क्योंकि हम जानते हैं जब पंखा घूमता है तो हर बिंदु समान वेग से समान दिशा में गति नहीं करता। हर बिंदु स्पर्श रेखीय दिशा में ओमेगा आर वेग से गति करता है। समझते हैं ना? बिल्कुल। तो हमने सारे बिंदु कौन से बनाए हैं? ये चारों परिधि पर स्थित। और परिधि पर स्थित बिंदुओं की ओ से दूरी कितनी होती है बेटा? सबकी आर। इसीलिए हमने सबके लिए इसको क्या लिखना चाहा है? ओमेगा आर। पर दिशा को हम छेड़ नहीं सकते। दिशा जो है वो बनेगी इधर आई कैप, इधर माइनस जे कैप, इधर माइनस आई कैप।
और उनको मिक्स करके हमने कुछ लिखना चाहा। मैंने यहां पर एक विशेष बिंदु P भी इसलिए चुना है, थोड़ा सा मैं P को यहां पर समझा देता हूं। आ गया? अरे नहीं यार, तू यहां है। तो यहां पर अपने को यहां पर ये बिंदु P के लिए जो कहा है, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा यहां पर कंसर्न रहेगा और बढ़िया सवाल रहेंगे। ईएलपी में 2 या 3 सवाल है, एक आध अपन क्लास में भी करेंगे। तो ऐसे सवालों में क्या विशेष चीज सोचने की रहेगी कि जब हमसे किसी, क्योंकि एबीसीडी तो याद हो जाएंगे, एबीसीडी तो मैंने यहां पर सामने लिख भी दिए हैं, ये रहे। ए का वेग 2 VCOM, बी और डी का √2 VCOM, सी का। हम यहां पर किसी बिंदु P के लिए जब बात करेंगे बेटे, तो यहां पर हमें क्या देखना है? कोण। सबसे जरूरी चीज क्या है? कोण। क्योंकि हमें पता है कि इस P के पास इस दिशा में क्या है? VCOM। और इस दिशा में क्या है? ओमेगा आर। और इन दोनों का परिणामी वेग किस पर निर्भर करेगा? इस कोण थीटा पर। थीटा निकालना इंपॉर्टेंट है। तो हमने फिलहाल क्या देखा कि यदि हम यहां से थीटा कोण घूमकर जब बिंदु P पर आए, तो यही समान कोण यहां क्यों बना, कैसे बना, गौर से देखिएगा बेटा। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक इस प्रकार से रेखा खींचता हूं। ये देखिए, और क्या नजर आता? ये कोण थीटा, तो ये इसका दूसरा ये वाला कोण भी थीटा। क्या कहते हैं इन्हें? एकांतर कोण। एकांतर कोण। और ये अगर थीटा, और ये पूरा कितना होता है बेटा? 90। और ये वाला भी कितना है? 90। दिख रहा है? तो ये थीटा तो ये वाला, और ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला थीटा। समझ में आती है बात? तो इस चीज को हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई बिंदु P यहां मैंने बनाया है, ये VCOM बनाया है, शुद्ध लोटनी गति है, तो ये ओमेगा आर भी यहां पर किसके बराबर होगा? VCOM के। होगा कि नहीं? अरे हाँ। और यहां पर अगर बिंदु P का केंद्र के साथ बनाया गया कोण कितना? थीटा। तो ये वाला भी कितना? थीटा। तो यहां पर जो परिणामी हो जाएगा, जिसको अपन लिख देंगे VP, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 VCOM कॉस थीटा बाय 2। याद आई बात? कि जब दो सदिश जिनका परिमाण समान होता है, जिनके मध्य का कोण थीटा होता है, का परिणामी 2 VCOM कॉस थीटा बाय 2 से दिया जा सकता है। VCOM सवाल बताएगा हमें जो मेहनत करनी है वो किसके लिए करनी है? थीटा के लिए। और सवाल थीटा अलग अलग तरीकों से कंफ्यूज करने के लिए देगा। तो सवाल थीटा निकालने के लिए फिर कोई फॉर्मूला नहीं बनता, फिर बनता है त्रिकोणमितीय दिमाग, कि कैसे हम कोण थीटा पहचान सकते हैं। विशेषकर बात ध्यान रखनी है, ये थीटा किस किस के बीच में है? जो रेखीय वेग है v उसके, और जो घूर्णन वाला वेग ओमेगा आर है उसके मध्य का कोण। जैसे मैं यहां पूछ लेता हूं बेटा, माना यहां से ये कोई बिंदु है P, और मैंने यहां पर अम, इस कोण को लिया थीटा 30 डिग्री। ठीक है? अब मुझे बताओ VCOM और ओमेगा आर के बीच कितना कोण होगा? तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे पता है? यहां VCOM बनाएंगे। बिंदु P पर VCOM किधर होगा? थोड़ा बड़ा बना दूं ताकि अपने को साफ दिखता रहे। और ओमेगा आर किधर होगा? स्पर्श रेखीय। अगर ये यूं घूम रहा है तो स्पर्श रेखीय दिशा में। क्या बोलेंगे इसे? जो किसके बराबर होगा परिमाण में? VCOM के। हमें इसका परिणामी वेग निकालना है, तो परिणामी वेग बीच में कहीं पर आएगा ना बेटा। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? ये कोण थीटा पहचानना। क्या पहचान पाएंगे? ये 30, तो ये 30, तो ये 60। बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूले में ये वाला कोण लिखा जाएगा। इल्ले सही है? आ जाइए वापस। यहाँ ये लिखा, इसको नोट करो।
ये फटाक से लिख लो, जल्दी जल्दी सारी चीजें, सारी बातें। दिखा? बोल भाई बोल, कुछ कहना चाहता है? हाँ, ऐसा यूं ठोक रहा है बेंच। सांप पाल रखा है तूने? आस्तीन का सांप? इसीलिए तो पाल रखा है तूने, तेरी बात बोल देता है वो। लिखा बेटा? चलिए जल्दी बढ़ते हैं आगे भाई लोग। पढ़े? ये वाली चीज उसके लिए है। चलो।
इसमें क्या करना है बेटा, थोड़ी सी चीज और बेहतर समझनी है, ये कि अब इसमें चूंकि इस निचली सतह यानी धरातल को भी किस वेग से चला दिया, और फिर इस ऊपर घूर्णन और चल रहे दोनों मिक्स गति से चल रहे इस जो भी वस्तु है इसको चलाकर कहा कि अगर यहां अब इस परिस्थिति में प्योर रोलिंग हमें बतानी होगी तो उस प्योर रोलिंग के लिए शर्त क्या होनी चाहिए। तो बेटा प्योर रोलिंग का मतलब क्या था, इस बात को फिर से बहुत बेहतर समझाएगा ये। प्योर रोलिंग का मतलब था कि निचली सतह के सापेक्ष ऊपर जो वस्तु चल रही है इन दोनों संपर्क बिंदुओं पर फिसलन ना हो। हाँ कि ना। फिसलन कब नहीं होती है, जब ये बिंदु इस सतह का बिंदु यहां किस वेग से चल रहा है, तो इस चकती का या जो भी ये वस्तु है इसका ये बिंदु भी किस वेग से चले, v2। आया ना। यानी जिसको हम बिंदु सी कहना चाहते हैं उस बिंदु सी का वेग जीरो होने के बजाय उस बिंदु सी का वेग क्या होना चाहिए, v2। जीरो कब की बात थी, जब धरातल स्थिर था। बेटा दो चीजें, दो सतहें एक के ऊपर एक चीज जब रखी जाती है, तो अगर ये दोनों चीजें समान वेग से चल रही है तो हम क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच में गतिक घर्षण नहीं है। समझ रहे बात को। अगर यहां पर ये चीज चलने लग जाती है तब हम कहते हैं यहां पर ये चीज घिसटना शुरू हो गई है, गतिक घर्षण आ गया है। हम क्या चाहते हैं, शुद्ध लोटनी गति। और शुद्ध लोटनी गति प्योर रोलिंग के लिए शर्त होती है गतिक घर्षण ना हो, स्थैतिक कंडीशन हो, दोनों सतहें आपस में जो संपर्क में है वो सापेक्षिक गति ना करे। सापेक्षिक गति तब नहीं होगी जब निचली सतह का वेग और संपर्क बिंदु सी का वेग क्या होगा, समान। और संपर्क बिंदु सी का कुल वेग निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, इसके पास अगर वीओ आगे है तो सी के पास भी वीओ और ओमेगा आर पीछे, और ये किसके बराबर हो जाए, V2 के बराबर हो जाए। पहले किसके बराबर किया था, जीरो। पल्ले पड़ रही है बात। ये है इसकी शर्त, इतना सा आंसर है। एक ही बार में सुना कर भाई। बात यहां पर यह है कि हमने कहा कि जब ये संपर्क बिंदु है क्या होना चाहिए, प्योर रोलिंग मतलब बिल्कुल स्पष्ट वहां पर ऐसी परिस्थिति बने कि निचली सतह और ऊपरी ऊपरी उस वस्तु के जो संपर्क बिंदु है वो फिसले ना, बिना फिसले चले। फिसलन कब नहीं होती, जब उस ऊपरी सतह का बिंदु और निचली सतह का बिंदु यानी दोनों संपर्क बिंदु सापेक्षिक रूप से विराम पर हो। और सापेक्षिक रूप से विराम पर होने का क्या मतलब है, दोनों का वेग समान हो। अब बिंदु सी का वेग क्या होता है, VCOM माइनस ओमेगा आर, क्योंकि चल भी रही है, घूमने के कारण ये ओमेगा आर से किधर जाती है और चलने के कारण किधर आती है, इसको क्या बोला वीओ, इसको क्या बोला, तो वीओ माइनस ओमेगा आर किसके बराबर हो, V2। खत्म। पहले भी यही कहा था 2 बार।
हो गया, उसके लिए बात कर ले उधर। वीपी कितना, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत सिंपल चीज, हमने बिल्कुल बेसिक इसके सीखे हैं। हमने कहा कि वीपी जो यहाँ पर प्योर रोलिंग की परिस्थिति है, एक तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, वीसीओएम होगा कि नहीं, और यहाँ स्पर्श रेखीय दिशा में क्या होगा, ओमेगा आर, वो ओमेगा आर भी किसके बराबर, वीसीओएम। फॉर्मूला हम क्या सीख चुके हैं, वीपी बराबर 2 VCOM cos थीटा बाय 2, और थीटा वास्तव में इस वेग और इस ओमेगा आर के बीच का ही कोण यहां मुझे ढूंढना है। तो ये तो जो चीजें जानता हूं वो लिख देता हूं, 2 × 10, और ये भी लिख दिया कॉस। अब बताइए, ये कोण 60 है, ये कितना है बेटा, 90, तो ये कितना, और ये 60, आया ना। तो थीटा की जगह 60, तो थीटा बाई 2 की जगह 30, और कॉस 30 √3/2, तो यहां से ये हो जाएगा 10√3। कोई उलझ रहा है तो पूछ ले बेटा, ऐसे अपन सोचेंगे कि घर जाके देख लेंगे, बाद में हो जाएगा कर जाएगा, ये चीजें ऐसी आसान है कि आपको विद इन 30 सेकेंड आंसर देना चाहिए। तो अपने को वो बात पता लगे, फॉर्मूले की हमने बात की, मैंने कहा था कि कोण निकालना, आप और हम कोई फॉर्मूले से नहीं रटेंगे, कोण निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पर जो जैसी ज्यामिति बन रही थी उसी के हिसाब से तुरंत कोण पहचान लिया। यहाँ पर बात करो बेटा, प्योर रोलिंग हो रही है, संतुष्ट है इस बात से। तो जब सवाल कह रहा है प्योर रोलिंग हो रही है, तो हम क्या सीख चुके हैं कि सी बिंदु रहेगा विराम पर, ये यहां पर है v, तो यहां ऑटोमेटिक क्या हो जाता है 2v, और यही v जिसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, VCOM, ये किसके बराबर है, तो बताइए 2v किसके बराबर है, 20। अरे हाँ, सबसे ऊपर वाला बिंदु 2v किसके बराबर है, तो v 10, और यही v किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा आर। तो यहां से मैं लिख दूंगा 2v = 20, तो v = 10, और यही v VCOM है जिसे हम 10 के बराबर कर रहे हैं, और VCOM बराबर ओमेगा आर, ओमेगा पता करना है, आर का मान 20/100 बराबर 10, तो ओमेगा बराबर 50 रेडियन पर सेकंड। चले, हेडिंग लिखेंगे, लोटनी गति में गतिज ऊर्जा, लोटनी गति में गतिज ऊर्जा। लोटनी के आगे जगह हो तो लिखें शुद्ध लोटनी गति, है ना, शुद्ध लोटनी गति में गतिज ऊर्जा, शुद्ध लोटनी गति में गतिज ऊर्जा। चलिए, तो बात यहां पर ध्यान देने योग्य क्या है कि हम जब यहां किसी वस्तु को शुद्ध लोटनी गति में चलते पाते हैं, तो हमने सीखा है कि वहां पर वस्तु के पास स्थानांतरी गति भी है और घूर्णन गति भी है, और दोनों गतियां एक साथ वहां पर सम्मिलित होने के कारण हम बात करते हैं कुल गतिज ऊर्जा, शुद्ध लोटनी गति में।
बराबर काइनेटिक एनर्जी टी, टी फॉर ट्रांसलेटरी यानी स्थानांतरी, और काइनेटिक एनर्जी आर, आर फॉर रोटेटरी, रोटेशनल। और हमारे पास वस्तु कैसी है वो भी हम यहाँ पर बता देते हैं, ये इस प्रकार से, जिसके पास यहाँ VCOM है और यहाँ ये ओमेगा से घूमती कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m, त्रिज्या r है। यानी कुल मिलाकर मैं कह देता हूं, इस केंद्र के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण जो है उसे हम क्या लिख देते हैं, ICOM। अब स्थानांतरी गति में हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरी घटक को देखिए और स्थानांतरी गति को देखते हुए हम यहाँ पर गतिज ऊर्जा को क्या लिखते हैं, हाफ एम वी। वी कौन सा बेटा, VCOM का स्क्वायर। ये तो हो गया कि सेंटर ऑफ मास के पास जो वेग है उस वस्तु में, उस वस्तु सेंटर ऑफ मास के वेग का उपयोग करके स्थानांतरी या रेखीय गति का आपने गतिज ऊर्जा लिख ली। अब इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ये घूम कितने ओमेगा से, किससे रहा है, ओमेगा। तो यहां द्रव्यमान केंद्र के लिए यहां लिख दिया जाएगा हाफ ICOM ओमेगा। क्योंकि हम जानते गोलाई वाली वस्तुएं हमेशा उस केंद्र के सापेक्ष ही घूमेंगी। गोल वस्तु पंखा केंद्र के सापेक्ष ही घूमेगा। अगर ये पंखे का डायल कहीं इधर उधर कोने में कहीं लगा दे साइड में तो घूमेगा नहीं, अजीब हो जाएगा वो थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि मुझे अगर शुद्ध लोटनी गति की बात की है तो शुद्ध लोटनी गति में मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा बराबर V/R, ओमेगा बराबर V बराबर ओमेगा R, है ना। तो हम यहां से क्या लिख पाएंगे, हाफ एम VCOM का स्क्वायर प्लस हाफ, इसको ऐसा लिख दूं जहां के घूर्णन त्रिज्या है और ओमेगा को हाँ के ना, क्या कॉमन ले लिया जाए, क्या बचा यहाँ पर, स्थानांतरी गति से क्या बचा, 1, और घूर्णन गति से क्या बचा, यही क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी टोटल। देखना बेटा, ध्यान से देखना, कुछ चीजें मैं याद रखने का तरीका आपको बढ़िया समझा रहा हूँ, है यही चीज, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इस पर आधारित सवाल पूछे भी जाते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, आपको मिलेंगे 4-5 सवाल ELP में मिल जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर जब हम कुल गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो दोनों प्रकार के घटक वहां पर है, स्थानांतरी भी और स्थानांतरी भी, और दोनों घटकों में आपको ये चीज तो मिल रही है, हाँ के ना, तभी तो कॉमन आया, ये वाली चीज दोनों घटकों में मौजूद है। हाफ एम VCOM स्क्वायर यहाँ भी है, हाफ एम VCO स्क्वायर यहाँ भी है। बस ध्यान क्या रखना है, जब स्थानांतरी गति वाला घटक देखना है तो वहां क्या आया, जब घूर्णन गति वाला घटक देखना है तो वहां क्या आया, जब कुल गति का घटक देखना है तो वहां क्या आएगा, 1 प्लस, फिर से रिपीट करते हैं मैंने क्या कहा, कि जब हमसे यहां पर पूछा जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल का अनुपात बताइए, तो जब अनुपात की बात होती है तो समान वैल्यू जो होती है दोनों पदों में वो कैंसिल हो जाती है। अब जो असमान वैल्यूज वहां होती है वही वहां अनुपात के रूप में बचेगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, समान वैल्यू यहां हर प्रत्येक पद के पास क्या है, हाफ एम VCOM स्क्वायर, तो सबके पास है, चाहे वो स्थानांतरी हो उसके पास भी है, गुणन है उसके पास भी है, कुल है उसके पास भी है। तो जब अनुपात लिए जाएंगे तो बचेगा कौन, जो असमान घटक वहां पर है। तो मतलब ये है मेरा कहना कि रोटेशनल अगर सिर्फ कहा जाएगा तो असमान वैल्यू क्या है, टोटल पूछा जाएगा तो
समझ आ रही है बात? जैसे यहां पर पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, अगर ये अनुपात पूछा जाता है तो ट्रांसलेशनल के पास, रोटेशनल के पास, आ रही बात समझ में? अगर यहां पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल के पास, टोटल के पास। आ रही बात समझ में? ये है एक सवाल के साथ मैं खत्म करता हूं। ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे निकलता है? तो बेटा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकलता कैसे है कि जो भी ज्यामिति है ना उसमें एम आर स्क्वायर का गुणांक, यही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है। जैसे हमसे पूछा जाए एम द्रव्यमान का ठोस गोला, तो क्या हो जाएगा उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर? अरे बात समझ में? शक्ति। अब अक्ष नहीं बताएंगे क्योंकि हमें पता है चक्ति की किस अक्ष के सापेक्ष शक्ति घूमेगी? केंद्र से गुजरने वाली तल के लंबवत अक्ष। ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो इसमें भी दुखी नहीं होना है। वलय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के लिए ऐसा नहीं होता कि सर त्रिज्या बताएगा, सर के का मान बताएगा, नहीं। वो के या आर के मान पर निर्भर नहीं करती, वो उस ज्यामिति की शक्ल पर निर्भर करती है। ठोस बेलन 1/2, अरे ठोस बेलन। खोखला गोला 2/3 भाई, खोखला गोला, है ना? तो ये आप याद करेंगे, जो टेबल आपको याद हो, हमने कहा था कि फाड़ के कॉपी में चिपका लेना, या वहां पर सब में पीछे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू लिखी है। तो सब नहीं याद करने, सबकी ज्यामितीय अक्ष के लिए याद करना है ना? यानी जैसे बेलन है तो बेलन में सबसे पहले वाला, या आप तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो वहां से भी काम हो जाएगा, कोई अलग से याद नहीं करना। आप तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार फिर से पढ़ लें, है ना? अपना काम हो जाएगा। मुझे ईएलपी दिखा दे। ये पेंसिल बेटे, मुझे ईएलपी दिखा दे एक बार। 8 तक अपन दे चुके थे, 8 तक अपन दे चुके थे, और 9 में जितने सवाल हो सकते हैं एक बार अपन वो देख लेते हैं। ईएलपी 9 में 1 से 5, और 7 से 9। 1 से 5, 7 से 9। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना? इनको करके देखना। ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं जो हमने इसके पहले पढ़ा, और गतिज ऊर्जा वाला। गतिज ऊर्जा में हमने सवाल नहीं किए, पर मैं सवालों के लिए जो जो चीजें हैं सब बता चुका हूं। आप एक बार करके देखिएगा, आपको आता है तो बढ़िया बात है। थैंक यू।